हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे वर्क पर, कंटिन्यू करते हैं उसको। तो हम लोग कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखना सीखे थे, F डॉट एस, F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। अब एक बहुत जरूरी बात, जब हम लोग वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स लिख रहे हैं तो W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, मतलब F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से जब हम वर्क लिखते हैं तो बेसिकली हमको तीन वेरिएबल्स का जरूरत पड़ता है। हमको ये पता होना चाहिए कि फोर्स कितना है, हमको ये पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, और दोनों के बीच का एंगल। ये तीन क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट होगा, तब हम लोग वर्क को पूरा लिख पाएंगे। F इंटू एस इंटू कॉस थीटा। वर्क लिखने का ये तरीका आउटडेटेड हो चुका है, ठीक है। अब इसी को मॉडिफाई करके नए तरीके से वर्क लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, देखो। अब वर्क को F इंटू एस इंटू कॉस थीटा नहीं लिखकर वर्क को F इंटू एस कॉस थीटा लिख दिया जाता है, या फिर वर्क को F कॉस थीटा इंटू एस लिख दिया जाता है। तुम बोलोगे सर ये क्या है, मतलब आप तो खाली ब्रैकेट लगा दिए, एफ एस कॉस थीटा लिखा था, यहां ब्रैकेट लगा दिए, इससे क्या फर्क पड़ गया? नहीं, फर्क पड़ गया। अब अगर इस तरीके से हम वर्क लिखना चाह रहे हैं तो हमको तीन क्वांटिटी का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ दो क्वांटिटीज का जरूरत पड़ेगा। ये एस कॉस थीटा मिलाकर एक सिंगल क्वांटिटी बन गया। क्या है ये? देखो, ये फोर्स और सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है, ये हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा। देन व्हाट इज एस कॉस थीटा? एस कॉस थीटा तो ये चीज हो गया, डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फोर्स के अलाउंग। तो ये एस कॉस थीटा को हम लोग बोल सकते हैं दिस इज कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट along the line of force, component of displacement along the line of force। तो अब हो सकता है कि हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट एस नहीं पता हो, हमको एस अलग से नहीं पता हो, हमको थीटा अलग से नहीं पता हो, लेकिन हमको एस कॉस थीटा का वैल्यू डायरेक्टली पता हो सकता है, और ऐसा बहुत बार होगा भी, ठीक है। तो हमको क्यों अलग से एस चाहिए, हमको क्यों अलग से थीटा चाहिए? हमको तो एस कॉस थीटा चाहिए, और एस कॉस थीटा हमको डायरेक्टली मालूम हो सकता है। तो वर्क क्या हो गया? फोर्स इनटू कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। या फिर इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ये तरीका तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या है। दूसरे वे में कि भाई ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एंगल थीटा है, तो इस बार एफ कॉस थीटा को ब्रैकेट में ले लिया गया है। तो एफ कॉस थीटा क्या हो जाएगा? फोर्स का कंपोनेंट हो गया डिस्प्लेसमेंट के अलावा। तो व्हाट इज एफ कॉस थीटा? कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the line of displacement, component of force along the line of displacement। तो या तो हम इस तरीके से लिखें फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट along the line of force, या फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the line of displacement into displacement। या तो फोर्स का कंपोनेंट कर लें या डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर लें। इस तरीके से वर्क लिख सकते हैं, और एक्चुअली में अब हम लोग इसी तरीके से लिखेंगे वर्क, है ना। और ये हम लोग की आदत में हो जाएगा, ये बहुत कॉमन, जो भी वर्क का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होता है वो अपने आप इसी प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो जाता है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट अपने नेचर में ही आ जाएगा कि हम लोग या तो इस तरीके से या इस तरीके से लिख रहे होंगे। एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा तो हम लोग लिखने ही नहीं वाले हैं, शायद ही कभी हम लोग ऐसा करेंगे, और ये अपने नेचर में आ चुका होगा। अब जरा तुम वर्क का डेफिनेशन याद करो कि क्या था। तो डेफिनेशन था प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स।
तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को चूज करके डेफिनेशन दे दिया गया है। दूसरे वे में भी बोला जा सकता था, ठीक है। तो ये हुआ उस समय जो हम लोग डेफिनेशन दिए थे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से अब हम लोग वर्क लिख रहे होंगे, जरा इसको अप्लाई करके देखा जाए। अच्छा, एक बात और, वर्क का यूनिट है ना, एनर्जी का लेन देन हो रहा है, ठीक है, तो वर्क का यूनिट एनर्जी का यूनिट ही रहेगा, मतलब जूल। तो वर्क का यूनिट हो गया जूल। और अगर डायमेंशन ऑफ वर्क बात किया जाए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर लिख रहे हैं तो फोर्स का होता है mL/t-2, एनर्जी का भी खैर अपने को याद है mL²t-2। तो जो एनर्जी का डायमेंशन होता है वही इसका डायमेंशन हो जाएगा mL²t-2, और यूनिट क्या हो जाएगा, जूल। इसको अप्लाई करके देखते हैं। उसी क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में किए थे, नॉर्मल और ग्रेविटी का वर्क हम लोग को कैलकुलेट कराया गया था। तो नॉर्मल का तो 0 था, ग्रेविटी पे बात करते हैं। देखो, ये वाला पूरा लेंथ L के बराबर दिया हुआ था। यहां से यहां तक जाने में हमको ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करना था। फाइंड, सवाल वही है, यहां नॉर्मल का जिक्र हम लोग नहीं कर रहे हैं। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम A टू B। ये वाला पॉइंट A है और ये वाला पॉइंट B के बराबर है। तो अब देखो, ये रहा अपना फोर्स, ठीक है। तो अब या तो हम डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट कर लें या फिर फोर्स का कंपोनेंट कर लें, जो भी आसान हो, जो या कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हम फोर्स जो है इधर, इसका डिस्प्लेसमेंट के अलोंग कंपोनेंट करेंगे, mg का कंपोनेंट इधर, तो ये mg साइन थीटा हो जाएगा अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क जो है, जो हम लोग इस तरीके से लिख रहे थे, f cos थीटा इंटू एस, या फिर f इंटू एस cos थीटा, जैसे भी लिख सकते हैं। तो हम इस तरीके से लिख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट वाले लाइन के अलोंग फोर्स का कंपोनेंट कितना है, mg साइन थीटा। तो mg साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट हो गया L। आ गया वर्क, बात क्लियर है। तो ये वो वाला क्वेश्चन जो हम लोग पहले किए थे उसी में अप्लाई करके देखे हैं। एक और बढ़िया सा क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसे एक स्फेरिकल सरफेस है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे एक ब्लॉक है, इस पर एक कांस्टेंट फोर्स F लगाया जा रहा है। इस स्फेरिकल सरफेस का रेडियस है A, मतलब A नहीं R, ये इसका रेडियस R, और इसको यहां पॉइंट A से पॉइंट B तक लेकर गए इस स्फेरिकल सरफेस पर। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी F एंड नॉर्मल फ्रॉम A टू B। यहां से यहां तक पहुंचने में ग्रेविटी का वर्क, नॉर्मल का वर्क और ये कांस्टेंट फोर्स F का वर्क हम लोग को कैलकुलेट करना है। करते हैं। देखो, जब हम A से B तक लेकर गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट का बात किया जाए तो ये AB जो है ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया,
ठीक है। सपोज ये पॉइंट सी है, ये अपना सेंटर ओ हो गया, तो ये ए बी इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां से यहां तक गया तो एक्स में इतना आगे बढ़ा सी बी और वाई में इतना ऊपर, तो यहां से यहां गया तो कुछ वाई में भी डिस्प्लेस हुआ है, कुछ एक्स में भी डिस्प्लेस हुआ है। देखना, ये पूरा लेंथ आर के बराबर है, ये आर है, तो ये वाला डिस्टेंस आर कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। किसी को अगर ना बुझाया हो तो देख लेना कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो गया ओसी और हाइपोटेन्यूज आर, तो ओसी का वैल्यू आर कॉस थीटा के बराबर। तो अगर ये वाला चीज आर कॉस थीटा हो गया, ये पूरा आर के बराबर था, तो ये हो जाएगा आर माइनस आर कॉस थीटा। ये आर कॉस थीटा, ये आर है, ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आर साइन थीटा। कैसे हो गया, फिर से वैसे ही हो गया, लिख लो इसको। साइन थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते थे, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सी बी अपॉन हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आर, तो सी बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। अब समझना ये क्या है, जब ये ए से बी तक गया तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट आर माइनस आर कॉस थीटा। वर्टिकल में डिस्प्लेस हुआ है आर माइनस आर कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हुआ है आर साइन थीटा। अब हम लोग अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम वर्क डन बाई फोर्स एफ का बात करते हैं। तो अब समझना, अगर हमको फोर्स एफ का वर्क लिखना होता पुराने वाले तरीके से कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, एफ इनटू एस इनटू कॉस थीटा करना होता, तो हमको ये फोर्स चाहिए होता, मालूम है एफ के बराबर है। ये डिस्प्लेसमेंट निकालना होता ए बी कि ये नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है, निकाल ही लेते, थोड़ा मेहनत लगता, और फिर ये ए बी और ये एफ के बीच ये वाला एंगल कितना है जो अभी नहीं मालूम है वो भी निकालना पड़ता। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं लिख रहे हैं, हम लोग फोर्स एफ का वर्क लिखेंगे एफ इंटू सी बी, और तुम सोचोगे कि ये कैसे हो गया। फोर्स इधर हॉरिजॉन्टल में लग रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। फोर्स का लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे। तो जब ये ए से बी तक गया है, ऐसे गया है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस हुआ है, सी बी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स हम लोग लिखे हैं। और लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट सी बी का वैल्यू हम लोग पहले ही लिख कर बैठे हैं, तो एफ इंटू आर साइन थीटा। फोर्स भी इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। इसके बाद वर्क डन बाई ग्रेविटी देखना, कितने आसानी से लिख दिए। हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं पता था, इन दोनों के बीच का एंगल भी नहीं पता था, बट हमको उसका जरूरत ही नहीं था, हमको तो फोर्स के लाइन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था वो चाहिए था और वो अवेलेबल था। उसके बाद ग्रेविटी का वर्क देखा जाए, तो भाई ग्रेविटी तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो फोर्स का लाइन जो है वो वर्टिकल है इस बार, तो इस बार डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट देखना होगा। तो इस बार हम लोग फोर्स वर्क लिखेंगे, वर्क डन बाय ग्रेविटी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। फोर्स का लाइन इस बार वर्टिकल है, तो जब ये यहां से यहां तक गया है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहां से यहां तक जाने में ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये पॉइंट ए था, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट AC, और यहां पर एक माइनस साइन लगा देंगे क्योंकि फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस mg इंटू AC का वैल्यू किसके बराबर है, r माइनस आर कॉस थीटा। तो यह आ गया वर्क डन बाई फोर्स F, वर्क डन बाई ग्रेविटी भी आ गया। अब अपने को थर्ड चीज कैलकुलेट करना है कि वर्क डन बाई नॉर्मल कितना है।
अगर हमको नॉर्मल का वर्क कैलकुलेट करना है तो अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स है ही नहीं। ये सारा कार्यक्रम जो हम F इंटू एस कॉस थीटा या एफ एस कॉस थीटा जो भी अभी तक कर रहे थे, ये कांस्टेंट फोर्स के लिए था और नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तुम बोलोगे सर कैसे नहीं है? मैग्नीट्यूड का बात तो छोड़ो, तुम डायरेक्शन ही देख लो, बात समझ में आ जाएगा। नॉर्मल अभी ऐसे एक्ट कर रहा है टुवर्ड सेंटर, यहां है तो ऐसे एक्ट कर रहा है, यहां है तो हर बार टुवर्ड सेंटर, तो यहां ये वर्टिकल है, यहां किसी एंगल पे आ गया, यहां किसी एंगल पे आ गया, तो नॉर्मल का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है, नॉर्मल कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो उसके लिए ये वाला कार्यक्रम नहीं किया जा सकता है। तो फिर नॉर्मल का वर्क कैसे लिखेंगे, समझते हैं। तो हम एक चीज तुमको पहले ही बता देते हैं कि अपना वर्क डन बाई नॉर्मल जो है वो 0 आने वाला है। क्यों 0 आने वाला है, आइए देखते हैं। एक बात है कि नॉर्मल हमेशा यहां पर सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा था। जब ये ऐसे सर्कल में जा रहा था तो नॉर्मल हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा था। ये किसी भी जगह पर होगा, तो नॉर्मल का डायरेक्शन टुवर्ड सेंटर है, मतलब नॉर्मल यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। नॉर्मल इज सेंट्रीपिटल फोर्स इस केस में। तो अब इससे क्या हुआ, अब यहां से एक हम रिजल्ट बता रहे हैं जो कि हम लोग याद रखेंगे। कोई पार्टिकल किसी पाथ पर जा रहा है, तो किसी भी समय अगर हम उसको देखें, वेलोसिटी उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds होगा, ds तो सरफेस के अलोंग होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इसके परपेंडिकुलर। सर ये ds जो है, देखो वेलोसिटी इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds हुआ है वो तो सरफेस के अलोंग हुआ है और सेंट्रीपिटल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर। कहीं पर भी देखोगे, यहां देखोगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे एक्ट कर रहा हो, वेलोसिटी इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds ऐसे हो जाएगा। तो हर बार सेंट्रीपिटल फोर्स और जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds है, f और ds जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो स्मॉल, हमको अगर कोई फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो इंटीग्रेट करके वर्क निकालना होगा। इंटीग्रेट करके वर्क अगर निकालना होगा तो छोटा सा वर्क अगर देखा जाए सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो Fc डॉट ds, और ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि Fc और ds सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds के परपेंडिकुलर है। कांस्टेंट नहीं है इसलिए इंटीग्रेट करके निकालना पड़ा। तो जब dw ही 0 है तो टोटल वर्क 0 हो जाएगा। तो जब टोटल वर्क 0 हो गया तो बस कंक्लूजन आ गया। ये जनरल कंक्लूजन आया है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए कि वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0, और सेंट्रीपिटल फोर्स का वर्क ऑलवेज 0 है। तो नॉर्मल इज सेंट्रीपिटल फोर्स, तो डेफिनेटली नॉर्मल का वर्क क्या आना चाहिए, नॉर्मल का वर्क 0। तो अब ये हम लोग के लिए एक रिजल्ट हो गया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं भी दिखेगा तो हम लोग सीधा बोल देंगे कि अरे इसका वर्क तो 0 है। कारण हम लोग समझ लिए, क्योंकि हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स और जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ds है वो हर मोमेंट पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने वाला है। जब सेंट्रीपिटल फोर्स का बात हो गया है तो थोड़ा सा टेंजेंशियल फोर्स का भी बात हो जाए, उससे रिलेटेड भी एक रिजल्ट है जिसको कि हम लोग याद रख लेंगे।
अगर टेंजेंशियल फोर्स हो, देखो टेंजेंशियल फोर्स अगर है तो दो टाइप का सिचुएशन हो सकता है। जैसे फोर्स जो लग रहा है, वेलोसिटी वाले लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है। फोर्स तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल फोर्स तो या तो यहां पर एंगल जो है वो 0 होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, रहेगा वेलोसिटी वाले लाइन के अलॉन्ग, बट डायरेक्शन उल्टा हो सकता है कि भाई वेलोसिटी इधर है, स्पीड कम करा रहा है ये, तो या तो सेम डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा। हर समय, किसी भी समय देखोगे तो F और DS के बीच का एंगल, F और DS पैरेलल होगा, पैरेलल में या तो एंगल 0 हो गया या फिर एंगल 180, यही दो पॉसिबिलिटीज है। तो जब हम टेंजेंशियल फोर्स का वर्क लिख रहे होंगे, वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स आएगा, तो ये हो जाएगा Ft डॉट ds, तो या तो थीटा 0 है या फिर 180 है, तो प्लस माइनस लिख दिए, डिपेंड करता है कि, तो ये Ft इंटू ds या माइनस Ft इंटू ds हो जाएगा, या तो प्लस होगा या फिर माइनस। एंगल 30 डिग्री 60 डिग्री ये सब पॉसिबल ही नहीं, या तो 0 या 180। एंड इफ Ft इज कांस्टेंट, डायरेक्शन तो हर समय टेंजेंशियल है, अगर टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो हर बार अलोंग द सरफेस रहता है, अगर ये टेंजेंशियल फोर्स Ft कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट का बात कर रहे हैं टेंजेंशियल फोर्स का, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और यहां बचा इंटीग्रल ds। अब एक बात बढ़िया से समझ लेना, जब तुम इंटीग्रल ds वेक्टर लिखते हो तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और अगर तुम इंटीग्रल ds लिखते हो तो ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इंटीग्रल ds वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट होगा और इंटीग्रल ds डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा। तो यहां इंटीग्रल ds आ रहा है, तो Ft वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स इज प्लस माइनस Ft इंटू s। इसमें s क्या चीज है? s है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अगर टेंजेंशियल फोर्स का वर्क लिख रहे हो और वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, जो कि कई बार होगा, टेंजेंशियल फोर्स का वर्क लिख रहे हो और वो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, तो टेंजेंशियल फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब प्लस लगेगा या माइनस, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर टेंजेंशियल फोर्स स्पीड बढ़ा रहा होगा, टेंजेंशियल फोर्स यदि स्पीड बढ़ा रहा होगा तो प्लस, घटा रहा होगा तो माइनस। मतलब टेंजेंशियल फोर्स अगर वेलोसिटी के ही डायरेक्शन में है तो स्पीड बढ़ा रहा है तो वर्क प्लस में आएगा, और अगर उल्टे डायरेक्शन में है टेंजेंशियल फोर्स वेलोसिटी से तो वर्क माइनस में आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं तो बात और क्लियर हो जाएगा। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जी इनवर्ड मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे टेबल है, हॉरिजॉन्टल सरफेस टेबल कुछ भी मान लो। रस्सी से एक ब्लॉक बंधा हुआ है m मास का, इसको कुछ v वेलोसिटी दे दिया गया है, रस्सी का लेंथ l है, ब्लॉक और सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। फाइंड वर्क डन by friction and
tension in one rotation. Work done by friction and tension in one rotation. एक कंप्लीट रोटेशन में फ्रिक्शन के द्वारा और टेंशन के द्वारा कितना वर्क किया जा रहा है। ये ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, तो ये ब्लॉक ऐसे घूम रहा है, रस्सी से बंधा हुआ, और ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, तो भाई टेंशन कहां लग रहा होगा? टेंशन तो इधर लग रहा होगा, ठीक। और फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा? ये ऐसे स्लिप कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, ग्राउंड में फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन इसको अपोज करने के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है यहां पर। स्लिपिंग का अपोज करेगा तो फ्रिक्शन इधर हो गया। अब हर समय, किसी भी समय तुम देख लो, जब ये यहां पर ऐसे होगा, किसी एंगल पर है, यहां से घूमते हुए ऐसे पहुंच गया, तब टेंशन सेंटर की तरफ इधर ये जा रहा है कुछ वेलोसिटी से, ठीक है, फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो हर समय टेंशन कैसा फोर्स है? टेंशन तो यहां सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स। और फ्रिक्शन यहां पर टेंजेंशियल फोर्स का काम कर रहा है। और साथ में फ्रिक्शन का वैल्यू, काइनेटिक फ्रिक्शन है तो म्यू इंटू एन के बराबर, मतलब म्यू एम जी के बराबर। तो जब तक ये फ्रिक्शन लगेगा तब तक म्यू एम जी ही लगेगा, मतलब ये तो कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड भी है। फ्रिक्शन यहां टेंजेंशियल फोर्स है और साथ में मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, तो अपना तो काम हो गया, अपने को तो मजा आ गया। वर्क डन बाय टेंशन जीरो। क्यों? सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका वर्क जीरो होता है। हमेशा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि टेंजेंशियल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इधर है, फोर्स इधर है, स्पीड घटाने का काम कर रहा है। म्यू एम जी क्या होता था? टेंजेंशियल फोर्स का वर्क, या तो प्लस माइनस में से कोई एक साइन लेंगे और उसके बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहां माइनस साइन लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया म्यू एम जी इनटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है एक पूरे रोटेशन में? 2 पाई आर। 2 पाई आर मतलब 2 पाई एल। ये हो गया इसका वर्क। नेगेटिव वर्क आया है, मतलब फ्रिक्शन जो है इससे एनर्जी छीन रहा है। देखो कि ब्लॉक के पास जो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ एम वी स्क्वायर, कभी पढ़े होगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होता है। जो भी होता है, मतलब इससे है कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, इसका स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा होगा। अगर इस ब्लॉक का स्पीड धीरे धीरे कम हो रहा है फ्रिक्शन के कारण, मतलब इसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करते जा रहा है, मतलब इस ब्लॉक से कोई है जो एनर्जी छीनता जा रहा है। कौन है वो? वो है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इससे एनर्जी लगातार खींचते जा रहा है, तो इसीलिए फ्रिक्शन का वर्क भी हम लोग को नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करने का ट्राई करोगे? ये एक पेंडुलम है, यहां से बंधा हुआ है, एल लेंथ का रस्सी है, ये बॉब है मास का, यहां से इसको रिलीज कर दिया गया। फाइंड वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड टेंशन till the string becomes vertical। रस्सी जब तक वर्टिकल हो जाए तब तक
ग्रेविटी और टेंशन का वर्क कितना होगा। तो देखो यहां से चालू हुआ, और फाइनली यहां पहुंचना है, ऐसे स्विंग करते हुए आएगा। ये ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो करते हुए आएगा, सर्कल में घूमते हुए। ये लेंथ L, ये लेंथ L, यहां से ये बंधा हुआ है। ग्रेविटी ऐसे नीचे की तरफ लग रहा है, हर समय वर्टिकली डाउनवर्ड ही लग रहा होगा, ग्रेविटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है। तो ग्रेविटी किस प्रकार का फोर्स है? ग्रेविटी कांस्टेंट फोर्स है, और कांस्टेंट फोर्स का वर्क हम लोग कैसे लिखेंगे? तो कांस्टेंट फोर्स का वर्क लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, या डिस्प्लेसमेंट इंटू फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स। जैसे भी देखो, जब ये इस पॉइंट से यहां तक गया है, समझना, ये L, ये L, तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इसका ये हुआ है √2L के बराबर। ये इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है √2L। तो यहां से यहां तक गया, तो हॉरिजॉन्टल में L गया और वर्टिकल में भी L आया। यहां से यहां तक पहुंचा तो हॉरिजॉन्टल में L चला गया और नीचे आया, वर्टिकल में भी L आ गया। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स, ग्रेविटी का लाइन वर्टिकल है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जब यहां से यहां तक पहुंचा तो वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट L है, फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो पॉजिटिव। ग्रेविटी का वर्क mgl, एंड वर्क डन बाय टेंशन, टेंशन का वर्क 0 है, क्योंकि यहां पर जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। टेंशन यहां कैसे फोर्स का काम कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन कौन है यहां पर? सेंट्रीपिटल फोर्स। इसीलिए वर्क डन बाय टेंशन क्या हो जाएगा? 0। बात क्लियर है यहां तक का? तो अब चलते हैं हम लोग आगे। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएबल फोर्स के द्वारा किए गए वर्क पर।